नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 के सेकंड पार्ट में। गाइस, इससे पहले मैं इस एक्ट के ऊपर एक और वीडियो बना चुका हूं। वो वीडियो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जिसमें कि मैंने एक्ट के ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। अब ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर्स, लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, revocation, suspension and amendment of license, welfare and health of the contract laborers, liability of contractors, liability of principal employers in certain cases, penalties and procedures, registers, forms and returns to be maintained under this act। तो ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ लाइसेंसिंग ऑफिसर्स। लाइसेंसिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक गेजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट करती है एज द लाइसेंसिंग ऑफिसर, उस ऑफिसर को जिसको वो उस काबिल समझे जो कि लाइसेंसिंग ऑफिसर बनाया जा सकता हो। साथ ही उनको अपॉइंट करने के साथ साथ उनके जो पावर्स और लिमिटेशन जो है उनको भी डिफाइन कर देती है। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। सो कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जैसे ही ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टर्स उस एप्लीकेबिलिटी के बाद ध्यान रखें कि बिना लाइसेंस के वो किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स अप्लाई नहीं कर सकते या कॉन्ट्रैक्ट लेबर की मदद से कोई भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। एक्ट के एप्लीकेबल होते ही कॉन्ट्रैक्टर्स की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो लाइसेंसिंग ऑफिसर से लाइसेंस ऑब्टेन करें। लाइसेंस ऑब्टेन करने का मेन मुद्दा ये होता है कि उसके अंदर चीजें डिफाइन की हुई होती है, जैसे कि आवर्स ऑफ वर्क, फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड अदर एसेंशियल एमिनिटीज फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। कितने घंटे काम करेंगे, कितना पैसा मिलेगा, क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, ये सारी चीजें उस लाइसेंस के थ्रू ही डिफाइन की जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए। लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स को फॉर्म 4 फिल करके एप्लीकेशन डालना होता है लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास। फॉर्म 4 एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ उन्हें एक फॉर्म 5 भी अटैच करना पड़ता है। फॉर्म 5 जो होता है वो सर्टिफिकेशन होता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तरफ से। फॉर्म 5 के अंदर जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो ये सर्टिफाई करते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स उनके एस्टैब्लिशमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारी डिटेल जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है वो फॉर्म 5 के अंदर फर्निश करते हैं। फॉर्म 4 जो कि एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें मेनली जो है डिटेल्स दी हुई होती हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर से रिलेटेड कि वो किस लोकेशन में काम कर रहे हैं, यानी कि लोकेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट होता है उसके अंदर, नेचर ऑफ बिजनेस, किस प्रकार का काम किया जाता है, किस प्रकार का व्यापार होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, किस स्पेसिफिक काम के लिए, किस स्पेसिफिक ऑपरेशन के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय किए गए हैं उस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। तो इस टाइप की डिटेल्स जो हैं फॉर्म 4 के अंदर, एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर मेंशन्ड होती हैं। एप्लीकेशन फॉर्म मिलने के बाद जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है वो वेरीफाई करेंगे कि जो भी डिटेल्स उन्होंने फॉर्म 4 के अंदर फर्निश करी हैं वो डिटेल्स सही हैं कि नहीं। वो ये सारी डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो वो फिर लाइसेंस इशू कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम। अब बात करते हैं रिवोकेशन, सस्पेंशन एंड अमेंडमेंट ऑफ लाइसेंसेस के बारे में। जैसे कि नाम से पता चल गया है, इस एक्ट के अंदर अगर लाइसेंसिंग ऑफिसर इस बात से सहमत हो जाता है कि ये जो लाइसेंस जो कॉन्ट्रैक्टर ने ऑब्टेन किया है वो मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फैक्ट या किसी चीज को छुपाकर उन्होंने ये लाइसेंस ऑब्टेन किया है, फैक्ट्स को छुपाकर गलत तरीके से अगर लाइसेंस ऑब्टेन किया है किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, तो ये जो लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है, रिवोक हो सकता है। दूसरा जो कारण है जिस वजह से लाइसेंस रिवोक हो सकता है, रद्द हो सकता है, कि अगर उनको लगे, लाइसेंसिंग ऑफिसर को ये लगे कि जानबूझकर कॉन्ट्रैक्टर ने इस एक्ट के जो भी टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्लॉजेज हैं, उनको फॉलो नहीं किया, जिन टर्म्स एंड कंडीशन के बदौलत उनको वो लाइसेंस इश्यू किया गया था, अगर उन टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं फॉलो किया किसी कॉन्ट्रैक्टर ने, तो उस कंडीशन में भी ये जो लाइसेंस है वो रद्द किया जा सकता है। साथ ही साथ लाइसेंसिंग ऑफिसर अगर चाहे तो जो भी अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर ने एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट किया हुआ है अथॉरिटी के पास में, उस अमाउंट को भी, उस पैसे को भी जब्त कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेलफेयर एंड दी हेल्थ कंडीशंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर। सो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती हैं कि किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, और अगर उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स का जो नंबर है वो 100 या 100 से ज्यादा हो जाता है, इन दैट सिचुएशन कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर ये लायबिलिटी आ जाती है कि उस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए जो है कैंटीन, एक या एक से ज्यादा कैंटीन बनवा के दे। नेक्स्ट है रेस्टरूम्स।
किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में जहां की कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को रात में एस्टैब्लिशमेंट के अंदर रुकना पड़ता है काम के सिलसिले में, तो कॉन्ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी बन जाती है कि उन एस्टैब्लिशमेंट में उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के लिए रेस्ट रूम्स बनवा के दे, जो कि मेंटेन किया जाएगा कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा। और कॉन्ट्रैक्टर्स को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो जो रेस्ट रूम्स हैं वो सफिशिएंटली लाइटनिंग हो, उसके अंदर में वेंटिलेशन प्रॉपर हो, प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स वहां पे हॉल्ट करने वाले रात में उनके लिए वो कंफर्टेबल हो। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कॉन्ट्रैक्टर्स की। कुछ अदर फैसिलिटीज का भी कॉन्ट्रैक्टर्स को ध्यान रखना पड़ता है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स, जैसे कि सफिशिएंट नंबर ऑफ यूरिनल्स एंड लैट्रिन्स, वॉशिंग फैसिलिटीज एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट और एमिनिटीज हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को प्रोवाइड कराना होता है इस एक्ट के तहत। अब समझते हैं लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं इस एक्ट के तहत। तो जो लायबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो है टू मेंटेन द मस्टर रोल एंड रजिस्टर ऑफ वेजेस, टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ डिडक्शन फॉर डैमेजेस, लॉसेस एंड फाइन्स, टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ एडवांसेस, टू मेंटेन रजिस्टर ऑफ ओवरटाइम, इशू वेज स्लिप टू वर्कमैन एटलीस्ट अ डे प्रायर टू द डिस्पर्समेंट ऑफ वेजेस, यानी कि सैलरी रिलीज करने से एक दिन पहले ही वेज स्लिप दे देना चाहिए कॉन्ट्रैक्टर्स को अपने कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को। टू ऑब्टेन सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ऑफ वर्कर्स ऑन रजिस्टर ऑफ वेजेस, साथ ही साथ उनकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि वेजेस पे करने के बाद कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज का सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन वो रजिस्टर ऑफ वेजेस पे ले लें एज अ प्रूफ कि उन्होंने वेजेस पे कर दिया है कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को। टू डिस्प्ले एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट एंड रूल्स इन इंग्लिश एंड हिंदी एंड इन द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स। टू डिस्प्ले नोटिसेस शोइंग रेट्स ऑफ वर्क, hours of work, wage period, date of payment, name and address of the inspectors. अब समझते हैं liability of principal employers in certain cases. If any amenity required to be provided under the act for the benefit of the contract labor employed in an establishment is not provided by the contractor within the time prescribed, therefore such amenity shall be provided by the principal employer within such time as may be prescribed. यानी कि ऐसी कोई भी amenity या सुविधा जो कि कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करनी थी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को और कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं प्रोवाइड करी दिए गए टाइम पीरियड के अंदर, तो उस सिचुएशन में प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो एमिनिटीज वो बेनिफिट्स उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को प्रोवाइड करे। वो एमिनिटीज और बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर का जो भी एक्सपेंसेस आता है, जो भी खर्चा आता है, उनके पास में ये पूरी अथॉरिटी है कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर उन खर्चे वाले अमाउंट्स को रिकवर करे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। कोई भी अमाउंट जो कि ड्यू है कॉन्ट्रैक्टर के लिए वो उस अमाउंट से वो एक्सपेंसेस को रिकवर कर सकते हैं। अब समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पेमेंट ऑफ वेजेस। सो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है कॉन्ट्रैक्टर की हर एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर की वेजेस पे करने की। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करे जो कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को कॉन्ट्रैक्टर सैलरी पे कर रहा है, वेजेस पे कर रहा है, उस वक्त में वो वहाँ पे मौजूद रहना चाहिए। साथ ही साथ वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो भी अमाउंट पे कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर उन एम्प्लॉइज को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, उन अमाउंट्स को सर्टिफाई भी करता है। कॉन्ट्रैक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी वेजेस पे कर रहे हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को वो उस रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में ही करें। इफ इन केस अगर कॉन्ट्रैक्टर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को वेजेस पे नहीं कर रहे हैं, वेजेस पे किया ही नहीं है या शॉर्ट पे किया है, तो इन दैट सिचुएशन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनकी वेजेस को पे करें, या फिर अगर कोई शॉर्ट पेमेंट हुई है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू तो जो भी बैलेंस पेमेंट है वो उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को करें। साथ ही साथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो जो भी पेमेंट उन्होंने उन कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को किया है उन पेमेंट को वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रिकवर कर लें। रिकवरी वो लोग किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं। कोई भी अमाउंट, कोई भी बिल अगर ड्यू है जो कि पे करना है कॉन्ट्रैक्टर को, तो उसमें से वो लोग रिकवरी कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं पेनल्टीज एंड प्रोसीड्यूर्स। कोई भी, भले ही चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर हो, अगर वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है किसी इंस्पेक्टर को उनकी ड्यूटी करने से या इंस्पेक्शन करने से, तो इन दैट सिचुएशन उस ऑब्स्ट्रक्ट करने वाले बंदे को, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनको जेल हो सकती है 3 महीने तक की, या फिर फाइन हो सकता है 5,000 तक का। ये 5,000 का फाइन पहले 500 था और ये अमेंड होके अब 5,000 का फाइन हो गया है। एस्टैब्लिशमेंट या कॉन्ट्रैक्टर दोनों में से कोई भी अगर इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन की अवहेलना करता है, मानने से मना करता है या उसको नहीं मानता है, इन दैट सिचुएशन 3 महीने तक की जेल या फिर 1,000 रुपए का फाइन या दोनों लग सकता है। अगर ये गलती बार बार की जा रही है, दोहराई जा रही है, तो हर बार 100 रुपए तक का फाइन एक्स्ट्रा लगता रहेगा।
अब बात करते हैं रजिस्टर जो कि मेंटेन करने पड़ते हैं इस एक्ट के तहत। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स मेंटेन करें फॉर्म 12 के अंदर। कॉन्ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी है वो रजिस्टर ऑफ वर्कर मेंटेन करें। साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो एम्प्लॉयमेंट कार्ड इशू करें हर एक वर्कर को फॉर्म 14 के अंदर। साथ ही साथ उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर एक वर्कर के टर्मिनेशन पे वो उन्हें एक सर्विस सर्टिफिकेट इशू करें, जिसे हम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं, हर एक वर्कर को फॉर्म 15 के अंदर। और अगर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो अगर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर भी कवर्ड हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन में मस्टर रोल, रजिस्टर ऑफ वेजेस, रजिस्टर ऑफ डिडक्शंस, रजिस्टर ऑफ ओवरटाइम, रजिस्टर ऑफ फाइन्स, रजिस्टर ऑफ एडवांसेस एंड वेज स्लिप, ये हर एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। लास्ट टॉपिक रिटर्न्स जो कि फाइल करने पड़ते हैं इस एक्ट के तहत। एम्प्लॉयर को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है फॉर्म 25 के अंदर डुप्लीकेट कॉपी में 15 फरवरी से पहले पिछले साल के लिए, यानी कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, इस ड्यूरेशन के लिए 15 फरवरी से पहले रिटर्न फाइल करना पड़ता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को। कॉन्ट्रैक्टर्स को जो रिटर्न फाइल करना होता है वो होता है हाफ ईयरली रिटर्न, जो कि फॉर्म 24 के अंदर फाइल किया जाता है डुप्लीकेट कॉपी में, जो कि हाफ ईयर खत्म होने के 30 दिन पहले उनको फाइल करना पड़ता है। सो गाइज, यही था कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970, और इसमें मैंने कोशिश करी है कि हर एक डिटेल को कवर अप करूं। एक नेक्स्ट वीडियो और मैं बनाने की सोच रहा हूं जिसमें कि हम लोग हर एक फॉर्म जो कि इस एक्ट के अंदर यूज होता है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट की रजिस्ट्रेशन की बात हो या फिर एक कॉन्ट्रैक्टर की एप्लीकेशन की बात हो, फॉर्म 5 या जितने भी रजिस्टर की यहाँ पे बात की गई है मेंटेन करने के लिए, उन सभी फॉर्म्स और रजिस्टर का एक कॉम्बिनेशन एक सेपरेट वीडियो में बनाने की सोच रहा हूँ। होपफुली दैट वुड बी द थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।